ग्रेजुएशन किया है रवि जी 2015 में। जी सर। और आज हम 2019 में आ गए हैं। उसके बाद आपने क्या किया 15 से 19 तक? सर मैंने 15 में ग्रेजुएशन करके सर 1 साल तो मैं घर पे रहा था। कुछ घरेलू कार्य होते हैं जैसे सिस्टर की शादी वगैरह, तो उसके सर जिम्मेदारी मेरे पे थी। तो वो करने के बाद में सर घर वालों ने मुझे सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करने के लिए भेजा। और उसके बाद में मैं सर 2 साल मैंने तैयारी की और 18 में अटैम्प्ट दिया था सर। लेकिन आपको लगता नहीं आपका फॉल बैक प्लान क्या है? अगर नहीं होता है आपका सिविल सर्विसेज में चयन, तो फिर आप क्या करेंगे? सर मैं अगर सिविल सर्विसेज में पूरी मेहनत के बाद अगर चयन नहीं होता है तो सर मैं कृषि के क्षेत्र में कुछ करना चाहूँगा। जैसे मैं किसानों के लिए कुछ एनजीओ खोलना चाहूँगा, या फिर अगर सरकार कोई लोन देती है तो मैं एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसका पूल बैंकिंग खोलना चाहूँगा सर। आपको नहीं लगता है आपके पिताजी एक खेतिहर हैं, सालाना आमदनी 50,000 के आसपास ही है, जी सर। तो आपका ये कर्तव्य बनता था कि फाइनेंशियली आप फादर को सपोर्ट करें? आप बड़े हो गए हैं और इस मृग मरीचिका में आप पड़े हुए हैं, सिविल सर्विसेज नहीं हुआ तो? सर वैसे मुझे खुद पर इतना विश्वास तो है कि सर मैं अगर इस प्रयास में नहीं होता है तो मैं दो अगले प्रयासों में इसको कर लूँगा। अगर नहीं होता तो सर जो भी कृषि के क्षेत्र में जितने भी नवाचार हो रहे हैं उसमें सरकार अनेक रियायतें देती है सर। और छोटे किसानों के लिए भी अनेक अवसर हैं, जैसे सूक्ष्म सिंचाई, लघु सिंचाई, या फिर अन्य जैसे पुलिंग है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके स्तर पर मैं प्रयास करूँगा सर। आपको लगता नहीं है कि आपका सपना जो है वो बहुत ही वैरिड है, मतलब पेंडुलम की तरह है? एक तरफ आप अपने को सिविल सर्वेंट के रूप में इमेजिन कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक आप आम खेतिहर के रूप में अपने को इमेजिन कर रहे हैं। ये कैसे आप सामंजस्य रखते हैं इस दो प्रोफेशन में? सर सामंजस्य ये है कि जो सिविल सेवा है वो अत्यंत विविधता वाली सेवा है। तो इसमें सर किसानों का कल्याण भी शामिल है। तो अगर मैं इसमें जाता हूँ तो मेरा जो जो दूसरा लक्ष्य है वो भी पूरा हो जाएगा। और अगर सिविल सर्विस में जाने का मौका नहीं मिलता है तो सर दूसरे बैकअप प्लान के रूप में मैं ये करना चाहूँ। सिविल सर्विसेज की क्या विशेषताएं हैं जिन्होंने आपको आकर्षित किया? सर मैं किसान पृष्ठभूमि से हूँ। और हमारे किसानों में जितनी भी समस्याएं होती है, जैसे सर पानी की जो वाराबंदी है उससे रिलेटेड, या नहर से पानी की चोरी होती है उससे रिलेटेड, तो सर किसान लोग हैं वो कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन देते थे। तो इस कारण से मेरा आकर्षण इस सेवा में हुआ। लेकिन बाद में इसके बारे में मैंने और पढ़ा, इसके कार्यों के बारे में, विविधता के बारे में, इसके वेतन भत्तों के बारे में। तो सर मेरा आकर्षण स्वाभाविक था और उसके बाद में मैंने सर इसके लिए तैयारी चालू कहते हैं ना। जी सर। मुझे एक कविता याद आ रही है जिसमें कहते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। साहित्यकार के बारे में ऐसा अक्सर कहते हैं। तो कौन सी जगह है जहाँ कवि पहुँचते पर रवि नहीं पहुँच पाता? कुछ ऐसी कल्पनाएं करके बताइए, उदाहरण दे के बताइए कि जैसे यहाँ कवि पहुँच गया और यहाँ रवि नहीं पहुँच पाया था। सर एक प्रेमचंद जी की कोटेशन है कि इतिहास और साहित्य के संबंधों पे उन्होंने कहा है कि इतिहास में तिथियां और घटनाएं सत्य होती है, बाकी सब असत्य है, लेकिन साहित्य में तिथियां और घटनाएं असत्य होती है, बाकी सब सत्य है। तो जो एक साहित्यकार होता है वो दूसरे के पर काया प्रवेश करता है सर। उसके मानवीय जो भाव हैं उनके अंदर प्रवेश करके वो व्यक्ति अमुक समय पर क्या सोच रहा होगा इस बारे में वो विस्तार से लिखता है। तो ऐसा कीजिए ना, हिंदी साहित्य में कोई रचनाओं के एग्जाम्पल लेके मुझे बताइए कि सर इस रचना में लेखक ने ये बात कही है, यहाँ तक रवि भी नहीं पहुँच पाता पर कवि पहुँच गया। सर आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का नाटक है, उसके बारे में सर उन्होंने कालिदास के बारे में लिखा है कि कालिदास किस प्रकार सत्ता के साथ द्वंद्व करते हुए सत्ता के लालच के आगे झुक जाता है। तो ऐसा सर इतिहास में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कल्पना से उसे इतना यथार्थवादी बनाया है कि वो सत्य प्रतीत होने लगता है। तो यहाँ तक सर रवि नहीं पहुँच सकता जो कवि ने करके दिखाया। एक ही बताएंगे, एक कोई और भी सोच पाएंगे? सर जो प्रेमचंद जी का उपन्यास है गोदान, उसमें सर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के जो वर्गगत चरित्र को उभारा है, या ग्रामीण समाज की जो सूक्ष्म जो समस्याएं हैं उनका जिस तरीके से विवेचन किया है वो भी सर बहुत ही शानदार है। एक परिभाषा साहित्य की आती है कि साहित्य समाज का दर्पण है। जी सर। मुझे ऐसा लगता है कि परिभाषा बहुत ही नाकाफी सी है, अपर्याप्त सी परिभाषा है। इस परिभाषा में क्या दिक्कतें हैं और इसको अगर ठीक करना चाहें तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं? और अगर आपको ठीक लगती है तो जस्टिफाई कर दीजिए कि ठीक ही है। सर मुझे ये परिभाषा ठीक लगती है सर, क्योंकि सर समाज में जितनी भी जो भी चीज़ें चल रही होती है, अगर हम और किसी भी जैसे विषय को देखें
तो उतना नहीं उकेर पाता जितना साहित्य उकेर पाता है। लेकिन समाज का दर्पण तो अखबार भी है और साहित्य भी है और टीवी का न्यूज़ प्रोग्राम भी है, सोशल मीडिया भी है, तो साहित्य कैसे अलग हुआ इन सब से? जैसे मैं कहूँ कि सोशल मीडिया समाज का दर्पण है, फिल्में समाज का दर्पण है, अखबार समाज का दर्पण है, सारी बातें ठीक हैं। साहित्य समाज का दर्पण है, ये तो रिपीटेशन हुआ। तो साहित्य में इन सब से कुछ तो भिन्न होगा। अच्छा, आप मुझे बताइए कि अखबार और साहित्य में क्या अंतर है? दोनों समाज के दर्पण हैं, लेकिन तभी दोनों में अंतर तो होगा ही। क्या अंतर है दोनों में? सर एक अंतर तो मैं जो सोच पा रहा हूँ वो ये है कि साहित्य में सर कल्पनाओं का प्रयोग हम करते हैं और जो सोच विचार करके किसी मनुष्य के मन में बैठने की जो क्षमता होती है वो साहित्यकार की अधिक होती है। अखबारों में भी सर जो तथ्य हैं उनका अधिक विश्लेषण किया जाता है, मनस्थितियों का कम विश्लेषण किया जाता है सर। तो मनस्थितियों का विश्लेषण जहाँ होगा वहाँ साहित्य होगा। तो साहित्य अखबार की तुलना में समाज का ज़्यादा अच्छा दर्पण है या उसकी तुलना में कमज़ोर दर्पण है या भिन्न प्रकार का दर्पण है? सर वो साहित्य भी निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का है। जैसे अगर नागार्जुन की कविताओं की बात की जाए तो सर उसके बारे में नामवर सिंह ने कहा है कि तुलसीदास के बाद में नागार्जुन जी ऐसे कवि हैं कि उनकी रचनाएं हैं वो कवि संगोष्ठियों से लेकर गांव की चौपालों तक है। तो ऐसी कविताएं, अगर ऐसे कवि हैं तो निश्चित रूप से समाज का दर्पण अखबारों से भी अधिक मुझे लगते हैं। लेकिन अगर कोई कवि है जो कला को अधिक, जैसे सर शास्त्रवादी है या शिल्पवादी हैं, तो उनकी सर समाज के बारे में वो लिखते बहुत अच्छा हैं, लेकिन समाज तक उनकी जो समावेशन है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता। आप लोकल डायलेक्ट्स बोलना पसंद करते हैं, बोलियां बोलना पसंद करते हैं? जी सर। और बोलियों में तो मुहावरे, लोकोक्तियाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। जी सर। अभी आपने पितृसत्ता की बात की। जी सर। ऐसा कहा जाता है कि लोक भाषा में, मुहावरों में, लोकोक्तियों में अक्सर सोशल बाइसेस खुल के सामने आती हैं। बिल्कुल सर। जैसे महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, अश्वेतों के खिलाफ जितनी कहावतें होंगी उतनी कहावतें पुरुषों के खिलाफ नहीं होंगी, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं होंगी या ऊंची जातियों के खिलाफ नहीं होंगी। जी सर। तो ऐसी 5 मुहावरे या लोकोक्तियाँ बताइए किसी भी भाषा की, हिंदी की, डायलेक्ट की, जो सीधे सीधे आपको लगता है कि पैट्रियार्की से भरी हैं या किसी और सामाजिक वर्ग की प्रभुत्व की भावना से भरी हुई हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। जी सर। इसमें तेली को लाने की क्या ज़रूरत थी? तेली एक जाति है जो निम्न कही जाती है, तो तुलना करते हुए उसे कमज़ोर बताने की क्या ज़रूरत थी? तो ऐसी कुछ और कहावतें बताइए जिससे पता लगे कि जो लोक भाषा है, डायलेक्ट्स हैं, मुहावरे हैं, कैसे वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन को जस्टिफाई करते हैं। सर एक तो है कि जोरू ज़मीन जोर का नहीं तो किसी और का। ठीक है। एक है सर कि भंगी की पहुंच नाली तक। ठीक है। और उसके अलावा सर तीसरा है कि नीच जात लतियाए अच्छा। और चौथा है कि कहने से कुम्हार गधे नहीं चढ़ता। और पांचवा है कि सर एक हिंदी में ही है कि सर मैं थोड़ा सा वो स्लिप हो रही है दिमाग से। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। हाँ जी सर। क्या इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है। सर इसमें दिक्कत लगती है सर मुझे। क्या दिक्कत है इसमें? सर इसमें रंग भेद के हमारे जो व्यूज़ हैं वो उजागर होते हैं सर। हाँ, क्योंकि भारत पर हमला तो गौरव ने किया था, तो भारत में तो कहावत बुरी नज़र वाले तेरा मुंह गोरा होनी चाहिए थी। जी सर। और हम बोलते हैं मुंह काला। तो आपको लगता है कि रंग भेद का मामला है इसके पीछे? सर ना चाहते हुए भी सर इसमें रंग भेद का मामला बनता है। आप लोकल जो बोलियों की बात कर रहे हैं, तो राजस्थानी भी एक भाषा है या बोली है या उपभाषा है, जैसा भी आपको ठीक लगे। और ये डिमांड खूब चल रही है कि राजस्थानियों को भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसा दर्जा मैथिली को मिला है कुछ साल पहले, मतलब हिंदी की बोलियों में से जिसको हम कह सकते हैं। तो राजस्थानी को भाषा का दर्जा मिले या ना मिले, पहले तो ये बताइए आपकी राय क्या है। और दूसरा, अगर मिले तो राजस्थानी कौन सी राजस्थानी को मिले? राजस्थानी तो अपने आप में कोई एक ढांचा है नहीं, तो किसको राजस्थानी माना जाएगा? सर अगर राजस्थानी को भाषा का दर्जा देने की बात है तो इसके पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं, सबसे पहले मैं उनको बताना चाहूँगा। उनका ये है कि राजस्थान की जो भाषा के जो प्रयोक्ता हैं उनका काफ़ी बड़ा वर्ग है, 3-4 करोड़ लोग बोलते हैं। दूसरा है कि इसमें साहित्य की प्रचुर मात्रा है। प्राचीन काल से लेकर मोहनोत, नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण जैसे रचनाकार राजस्थानी, और इसके अलावा सर विजयदान देथा जी है, उन्होंने काफ़ी लिखा है। लेकिन सर इसके बारे में विपक्ष में तर्क ये है कि सबसे पहले तो सर राजस्थानी की 4 बोलियां हैं उपभाषा की, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और मेवाती। अगर मारवाड़ी, मेवाड़ी, जी सर, जयपुरी,
जयपुरी को ही ढूंढाड़ी कहते हैं सर। और चौथी? मेवाती। और मारवाड़ी नहीं है? मारवाड़ी बोला ना सर। अच्छा, दूसरी मेवाड़ी बताइए आपने, मालवी नहीं है? सॉरी सर, मालवी। अच्छा ठीक है, बताइए। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इनमें से हम भाषा का दर्जा देंगे किसको? क्योंकि सर अगर एक को देते हैं तो दूसरे वर्ग के प्रयोक्ता हैं उनको सर तुलनात्मक वंचन की महसूस होगी, वो सोचेंगे कि भाषाई साम्राज्यवाद हम पर हावी हो रहा है। दूसरा ये है कि सर राजस्थानी की जो लिपि है सर वो देवनागरी लिपि है, तो इस बेस पे भी इतना तर्क उनका लगता नहीं है कि जैसे सर मैथिली को दिया गया था तो उसकी कैथी या तिरहुत लिपि थी। और तीसरा ये है कि साहित्य भी इतना अधिक प्रचुर मात्रा में नहीं है। और चौथा ये है कि सर सवाल कि इससे होगा फ़ायदा क्या, कि अगर हम मारवाड़ी को जैसे राजस्थानी को देते हैं तो इसमें विश्वविद्यालय के स्तर पर उसकी पढ़ाई चालू हो जाएगी या अकादमिक स्तर पर उसमें शोध हो जाएंगे, लेकिन आम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन इससे सर एक अनियंत्रित श्रृंखला बन जाएगी बोलियों के स्तर पर आंदोलनों की, जो आगे सर तनाव ही जन्म देगी सर। मान लीजिए आप IPS बन गए, तो राजस्थान के आदमी हैं, राजस्थान में तो आजकल आरक्षण रेल की पटरियों से मिलता है। अब आप IPS बन गए और आपसे बात करके लग भी रहे कि आप पितृसत्ता के समर्थक नहीं हैं, बहुत जेंडर सेंसिटिव आदमी हैं। जी सर। अक्खा तीज के दिन राजस्थान में क्या होता है आपको भी पता है, हमें भी पता है। जी सर। अक्खा तीज के दिन खूब बाल विवाह होते हैं और किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती कि वहाँ पर जाकर रोक सके उनको। जी सर। तो मान लीजिए आप ज़िले के SP हैं और आपको पता लगा कि आपके ज़िले में कम से कम 300 बाल विवाह होने वाले अक्खा तीज के दिन, एक ही दिन होने वाले हैं, एक ही स्थान पे होने वाले हैं। पूरे ज़िले को पता है, हर बार पता होता है, आपको भी पता है। पिछला SP पितृसत्ता का समर्थक था, वो चुप रहता था। आप इस पर कैसे मैनेज करेंगे कि ये ना हो? और CM का भी दबाव है कि चुप रहना, कुछ बोलना मत, क्योंकि CM उन्हीं के वोट से CM है जो बाल विवाह करवा रहे हैं। कैसे हैंडल करेंगे? सर मैं 10-15 सेकंड लेना। हाँ, आराम से सोच के बताइए। सर पहली बात तो ये है कि सर दबाव चाहे किसी का भी हो, सबसे बड़ी बात है कि एक सिविल सर्विस होने के सिविल सर्वेंट होने के नाते सर संविधान है, मैं उसे फॉलो करूँगा। और संविधान के तहत संसद ने बाल विवाह के विरुद्ध कानून बना रखा है, तो अगर कानून बनाया तो उसे इम्प्लीमेंट करने की मेरी जिम्मेदारी है सर। और दूसरी बात यह है कि अगर लोगों में इस बात को लेकर है कि वो बाल विवाह कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी अल्पसंख्यक होंगे जो इसे है। जी सर। जो कम से कम 10 बार बलात्कार कर चुका है। जी सर। लेकिन गवाह नहीं मिलते, सबूत नहीं मिलते, बच जाता है। पूरे इलाके को पता है कि वो बलात्कार करता है और जनरली छोटी बच्चियों का रेप करता है। जी सर। सबूत नहीं छोड़ता, दबंग आदमी है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता उसका। आप ज़िले में गए, आपको खबर मिली कि ऐसा आदमी है। अचानक 2 दिन बाद खबर मिली कि उसने एक और रेप किया किसी छोटी बच्चे के साथ, और रेप करके भाग रहा है, उसके पीछे पीछे लोग भाग रहे हैं। आप पहुँचे अपने दल बदल के साथ, वहाँ पर दल बल के साथ, और ऐसी सिचुएशन है कि वो राज्य की सीमा क्रॉस करने ही वाला है। आप गिरफ्तार करना चाहेंगे तो भी शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सीमा क्रॉस कर लेगा। जनता बहुत बड़े हुजूम में, जनता आपसे कह रही है कि इसको मारिए, ख़त्म कीजिए, क्योंकि ये आदमी, आप अदालत के रास्ते इसको सज़ा दिलवा ही नहीं सकते। ये इतना ताकतवर व्यक्ति है कि बच जाता है, सबूत नहीं मिलते। और सिचुएशन ऐसी है कि आपके खिलाफ कोई एक्शन होने की संभावना नहीं है, और जनता की भारी डिमांड पर आपके पास स्कोप है कि आप उसको मार दें। ये 100% तय है कि अगर आपने उसे गिरफ्तार किया किसी भी तरह से, तो भी वो जेल में नहीं जाएगा, बच जाएगा, जमानत मिल जाएगी, और उसे कुकर्म चलते ही रहेंगे। बहुत सारी महिलाएं वहाँ पर हैं, वो आपसे एकदम रो के कह रही हैं कि सर इसको मत छोड़िए, हम सबकी इज्जत का सवाल है, हमारी बच्चियों का सवाल है। क्या करेंगे आप? सर इस सिचुएशन में सर एक भावनात्मक दबाव तो रहेगा, लेकिन सर मैं उसे गोली तो नहीं मारूंगा सर, क्योंकि सर बिना कोई उसकी कोर्ट में ट्रायल हुए सर दंड देना सर वो ना तो संविधान के अनुरूप है सर, ना ही ये मैं अपने मूल्यों के इसे अनुकूल मानता हूँ। संविधान और जनता में कौन प्राथमिक है? सर संविधान प्राथमिक है सर। संविधान के लिए जनता है, ना कि जनता के लिए। जी सर। और आपकी प्रतिनियुक्ति नागालैंड में हो जाती है। जी सर। आप अभी यंग हैं, बैचलर हैं, वहाँ एक नागा लड़की से आपको प्यार हो जाता है। जी सर। और इट्स अ कंप्लीट लव,
आप चाहते हैं उससे शादी हो, वो चाहती है आपसे शादी हो। आपने भाषा सीख ली है, आपको कन्वर्स करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है वहाँ। अब समस्या ये है कि जब ये प्रस्ताव आप अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं, जो कि राजस्थान के एक एग्रीकल्चरल क्षेत्र से आते हैं, वो साफ मना कर देते हैं कि तुम्हें चुनना है इस लड़की के बीच में और हमारे बीच में। ना हम उस लड़की का भाषा जानते हैं, ना उसकी वेशभूषा, बड़ा वेस्टर्नाइज ड्रेस पहनती है, वेस्टर्न आउटफिट्स पहनते हैं वहाँ लोग, बर्मीज़ ड्रेस पहनते हैं, आभूषण भी काफ़ी पहनते हैं, ये पसंद नहीं है। और आपको चॉइस है कि क्या करें, अब अपने लव को चुने आप या अपने पेरेंट्स को चुने, अपने कर्तव्य को चुने। देयर इज़ अ क्लैश बिटवीन योर लव एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या चूज़ करेंगे आप और क्यों? सर सबसे पहले तो मैं इसमें बातचीत का विकल्प चुनूंगा। वो कहते हैं ना कि बात करने से ही बात बनती है। तो जो मेरी प्रेमिका है सर, मैं उसे कुछ ऐसे शब्द मेरी भाषा के सिखाऊंगा, क्योंकि वो तो यंग है सर, वो सीख सकती है वो अपनी नहीं सीखना चाहती है, बोलती मैं नहीं सीखूंगी तुम्हारी भाषा। नहीं, भाषा मैं सीखने का नहीं कह रहा हूँ, वो कुछ ऐसे शब्द हैं जो कम्युनिकेट करेगी। सर डेफिनेटली वो मेरे से प्यार करती है, उसके साथ मेरे साथ रहना चाहती है, तो उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मेरे माता पिता के साथ बात करे और उन्हें थोड़ा सेटिस्फेक्शन दे, क्योंकि वो सर बुज़ुर्ग हैं अभी। उनके समझने की जो प्रोसेस है वो उतनी अधिक नहीं होगी जितना वो यंग के तौर पर समझेगी। तो उसे कुछ ऐसी चीज़ें मैं उस ऐसी भाषा में कुछ ऐसे वर्ड सिखाऊंगा ताकि वो जब मेरे माता पिता से कम्युनिकेट करे तो उन्हें अच्छा महसूस हो। दूसरा सर, अगर मैं उससे मिलाने के लिए लाऊंगा तो उसकी वेशभूषा में थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ कि वो उसकी और हमारी साइड का कुछ मिक्सचर। उसका तो फ्रीडम है, वो चॉइस भी आप नहीं देंगे उसे कि क्या पहने वो, क्या ओढ़े वो आप वो फ्रीडम नहीं देंगे उसे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसकी फ्रीडम छीन रहा हूँ, लेकिन सर अगर प्यार करते हैं तो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही सकती है जब उनसे मिले। तो अब रिश्तों में अगर हम फ्रीडम की बात करने लगेंगे तो सर फिर कैसे चलेंगे? तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। कोई फैशन डिज़ाइनर या कोई दर्जी से ऐसे तो कपड़े आपको नहीं बनवाएगा लगता है कि आपको चाहिए कि अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के खातिर, पेरेंट्स के खातिर अपने प्यार को छोड़ दें? सर अगर दोनों में बैलेंस हो सकता है तो मैं वो ट्राई करूँगा ना अगर सर। बैलेंस ना हो पाए तो किसे चुनेंगे आप, अपने प्रेम को या अपने पेरेंट्स को? सर मैं पेरेंट्स को चुनूंगा। अंतिम क्वेश्चन रवि जी, आप 7 पर्यायवाची शब्द बताएं रवि का। सर सूरज, भानु, दिनकर, दिवाकर, रवि, सूर्य और भास्कर। बहुत बहुत धन्यवाद रवि। थैंक यू सर।